Welcome to SR Nursing lecture and today we discuss about the antidotes. ठीक है, एंटीडोट से कम एक क्वेश्चन तो आता ही है किसी भी एग्ज़ाम में, भले वो एम्स हो, ठीक है, मीन्स नॉट सेट हो या फिर अदर कोई एग्ज़ाम हो, उसमें वन लाइनर में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका एंटीडोट क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं एंटीडोट्स की। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे पैरासीटामोल की। ठीक है, पैरासीटामोल की। ठीक है, पैरासीटामोल जो है जनरली अपन इसको यूज़ किया जाता है फीवर के लिए मेनली। ठीक है, और ये क्या होती है, एक टाइप की एनएसएड्स है। एनएसएड मीन्स नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स में से आती है, वो बहुत ही फेमस ड्रग है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके एंटीडोट के बारे में। तो इसका जो एंटीडोट है वो क्या है, इसका जो एंटीडोट है वो है एन एसिटाइल सिस्टीन। एन एसिटाइल सिस्टीन। ठीक है, एन एसिटाइल सिस्टीन है और ये इसका एंटीडोट है, जो कि बहुत बार बार पूछा जाता है हर क्वेश्चन, हर जितने भी पेपर्स होते हैं। इसके अलावा पैरासीटामोल जो होता है उसके अंदर सोल्ट का नाम क्या है, एसिटामिनोफेन। एसिटामिनोफेन। ठीक है, इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो क्या है, इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो क्या है, 10 to 20 माइक्रोग्राम पर ml। ठीक है, और इसका एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है जो पूछ लिया जाता है, जो हमें पता होना चाहिए कि जैसे इसकी टॉक्सिसिटी होगी तो मेनली किसकी होती है, लीवर की। तो उसके लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, LFT मीन्स लीवर फंक्शन टेस्ट जो है इसका कराया जाता है, जिससे हमें पता लगे कि इसकी जो है टॉक्सिसिटी तो नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैरासीटामोल जो है उसका एंटीडोट क्या है, जो हमें पता है एनिस्टाइल सिस्टीन है इसका एंटीडोट, और ये एक बार के एनएसएड्स है जो जनरली फीवर में यूज़ की जाती है। सोल्ट का नाम क्या है, सिटामिनोफेन। नॉर्मल जो वैल्यू होती है इसकी वो कितनी होती है, 10 to 20 माइक्रोग्राम पर ml होती है। और जब इसकी टॉक्सिसिटी होती है, मीन्स जब इसका कंजप्शन नॉर्मल से जब अपन ज़्यादा ले लेते हैं, तो वहाँ पे क्या होती है, ये लीवर के अंदर लीवर डैमेज करती है, या अपन कह सकते हैं हेपेटोटॉक्सिक होती है। कैसी होती है, हेपेटोटॉक्सिक होती है। ठीक है, और इसीलिए इसके लिए जो है हम क्या करते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट अपन ने बात करी किसी पैरासीटामोल की। नाउ सेकंड अपन बात करते हैं सेकंड अपन बात करेंगे, सेकंड ड्रग है फेनिटोइन। ठीक है, ऐसे तो फेनिटोइन जो है इसके किसी प्रकार की कोई भी जो है एंटीडोट नहीं है, कोई भी एंटीडोट अभी तक देखा नहीं गया है। तो यहाँ पे जो है कोई एंटीडोट नहीं होता है। फिर भी अपन इसकी ड्रग के बारे में कुछ बात करते हैं, जैसे कि एक तो इसका जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट अपन को देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलते हैं, इसके जो साइड इफेक्ट है उसमें हमें गम ब्लीडिंग देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, गम ब्लीडिंग। मीन्स जो ओरल कैविटी में गम्स है वहाँ पे क्या होती है, ब्लीडिंग होने स्टार्ट हो जाती है इनके द केस ऑफ जब अपन इसको ज़्यादा कंजप्शन कर लेते हैं या डोज जो है ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा इसमें हमें हाइपरट्रोफी ऑफ गम्स भी देखने को मिलती है। ठीक है, हाइपरट्रोफी के साथ साथ हमें गम ब्लीडिंग देखने को मिलती है। तो अगर यहाँ पे गम ब्लीडिंग है तो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा, ये पूछ लिया जाता है कि नर्स जो है उसकी क्या प्रायोरिटी होगी। तो यहाँ पे जो नर्स है उसकी क्या प्रायोरिटी होती है, तो वहाँ पर प्रायोरिटी होती है कि वो अपने पेशेंट को बताए कि वो सॉफ्ट ब्रश यूज़ करे फॉर द क्लीनिंग ऑफ टूथ। ठीक है, जब वो टूथ ब्रश करे तो वो सॉफ्ट ब्रश का यूज़ करे, ताकि जो है ब्लीडिंग के चांस को हम क्या कर सकें, कम कर सकें। ठीक है, इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है, नॉर्मल वैल्यू किसकी, फेनिटोइन की सीरम ब्लड के अंदर वो कितनी होती है, तो वो भी कितनी होती है, 10 to 20 माइक्रोग्राम पर ml। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि यही वैल्यू जो है पैरासीटामोल में भी थी। ठीक है, ये वैल्यू पैरासीटामोल के अंदर भी थी और ये वैल्यू इसमें भी है। और ऐसे ही ड्रग एक होती है क्लोरएम्फेनिकोल। ठीक है, इसकी भी जो नॉर्मल सीरम वैल्यू है वो यही होती है। मीन्स तीनों जो ड्रग्स है, पैरासीटामोल, फेनिटोइन और क्लोरएम्फेनिकोल, इन तीनों की वैल्यू जो है, सीरम लेवल जो है 10 to 20 माइक्रोग्राम पर ml होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है क्लोरएम्फेनिकोल के बारे में, वो क्या पूछा जाता है कि इसका जो है साइड इफ़ेक्ट क्या है। तो इसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है ग्रे बेबी सिंड्रोम। ठीक है, ग्रे बेबी सिंड्रोम जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे अपन बात करें फोटोथेरेपी की। तो फोटोथेरेपी जनरली जो है बच्चों में दी जाती है जॉन्डिस के लिए। तो ये अपन इसमें देते हैं जॉन्डिस। ठीक है, जनरली फिजियोलॉजिकल जो जॉन्डिस होती है उसमें जो है इस थेरेपी को यूज़ किया जाता है। और इसके अंदर फोटोथेरेपी जो मोस्ट कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट होता है, मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट वो क्या देखने को मिलता है, या फिर मैं क्या कह सकता हूँ, मोस्ट कॉमन ना कह के अपन कह सकते हैं कि जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो कौन सा होता है। तो यहाँ पे जो साइड इफ़ेक्ट हमें
देखने को मिलता है वो है, हमें देखने को मिलता है कौन सा, वो हमें देखने को मिलता है ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम। मतलब इस थेरेपी के बाद में क्या होता है कि बच्चे के स्किन का कलर जो होता है वो ब्रॉन्ज के शेप के जो है हमें देखने को मिलता है। तो अब तक अपन ने 3 चीज़ें देखी, एक पैरासीटामोल देखा, दूसरा फेनिटोइन देखा, और तीसरा अपन ने जो है क्लोराम्फेनिकोल देखा। अब हम बात करते हैं फर्दर अपन जो है फोर्थ वन, एक होता है, एक अपन बहुत बात कर लेते हैं, एक होता है फोटो कीमोथेरेपी। क्या होता है? फोटो कीमोथेरेपी। फोटो कीमोथेरेपी होता है। इस फोटो कीमोथेरेपी जो होती है, इसकी जो साइड इफ़ेक्ट होता है, या फिर अपन कह सकते हैं कि फोटो कीमोथेरेपी किसमें यूज़ की जाती है, तो जनरली ये एक डिजीज़ होती है इंटेगुमेंट्री, जिसका नाम है सोरियासिस। ठीक है, सोरियासिस एक इम्पोर्टेंट जो है डिजीज़ होती है इंटेगुमेंट्री सिस्टम की। ठीक है, वहाँ का उसके अंदर जो है अपन जनरली फोटो कीमोथेरेपी यूज़ करते हैं। ठीक है, फोटोथेरेपी इज़ यूज इन फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस मेनली, एंड फोटो कीमोथेरेपी इज़ यूज इन सोरियासिस डिजीज़। ठीक है, इसमें जो है एक डाई का यूज़ किया जाता है, उस डाई का नाम क्या है? 8 मिथोक्सी सोरिन। ठीक है, ये क्या है? डाई है। ठीक है, याद रखें ये क्या है? डाई है, जो कि अपन जनरली किस में यूज़ करते हैं? ये जनरली इसमें जो है अपन डाई जो है ये यूज़ किया जाता है, और डिजीज़ कौन सी है? सोरियासिस। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं कि यूनिवर्सल एंटीडोट कौन सा होता है। तो यूनिवर्सल एंटीडोट जो होता है वो कौन सा होता है? तो हमें याद रखना है यूनिवर्सल एंटीडोट। तो यूनिवर्सल एंटीडोट कौन सा होता है? तो याद रखें एक्टिवेटेड चारकोल। ठीक है, एक्टिवेटेड चारकोल जो होता है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो वो क्या करता है कि अपने सरफेस पे क्या करता है, जो भी ड्रग पॉइजनिंग हुई उसको, ड्रग जो है उसको अपनी सरफेस पे कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे क्या होता है जिससे क्या होता है उसकी जो टॉक्सिसिटी है बॉडी में क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल एंटीडोट कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वन है हिपेरिन। ठीक है, हिपेरिन और वारफेरिन, इन दोनों के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। तो हिपेरिन जो होता है इसका एंटीडोट क्या होता है? तो इसका एंटीडोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोटामाइन सल्फेट। ठीक है, प्रोटामाइन सल्फेट इज द एंटीडोट ऑफ हिपेरिन। ठीक है, हिपेरिन के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट जो किया जाता है जनरली वो क्या किया जाता है? APTT मीन्स एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। ठीक है, तो ये क्या है? डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो क्या होती है? नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? 20 to 30 सेकेंड होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं, नेक्स्ट वन जो होता है वो क्या होता है? वारफेरिन। वारफेरिन का जो एंटीडोट होता है वो क्या होता है? विटामिन के। तो ये दोनों क्या है? रिवर्सिबल। अगर विटामिन के की टॉक्सिसिटी होती है तो वारफेरिन दिया जाता है, और वारफेरिन की होती है तो विटामिन के दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि इसके डायग्नोसिस के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं। तो इसके लिए होता है PTINR। ठीक है, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो। ठीक है, इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? तो हमें पता होना चाहिए इसकी नॉर्मल वैल्यू जो है 2 से 3 सेकंड के आसपास होती है। ठीक है, और प्रोथ्रोम्बिन टाइम की कितनी होती है? 9 to 11 सेकेंड। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि कब जो है इस ड्रग को विथ होल्ड कर देना या होल्ड कर देना चाहिए। तो हमें पता होना चाहिए कि इसको जो है विथ होल्ड किया जाता है अगर वैल्यू किसकी? प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है पीटी की वैल्यू अगर नॉर्मल से कितना हो जाए? 3 टाइम्स ऑफ नॉर्मल वैल्यू। अगर नॉर्मल की 3 टाइम्स वैल्यू हो जाए तो उस केस में हम क्या कर देते हैं? इस ड्रग को विथ होल्ड कर देते हैं। तो देखिए ये दोनों जो है वापस में पूछा जाता है। इसके अलावा हमें पता होना चाहिए कि विटामिन के जो है इसके डोज लगते हैं 0.5 mg और 1 mg। कहाँ लगते हैं? तो एक तो लगता है प्री टर्म बेबी में और एक लगता है टर्म बेबी में। तो 1 mg लगता है टर्म बेबी में और 0.5 mg लगता है टर्म बेबी और प्री टर्म बेबी के अंदर। ये दोनों डोज जो है लगाई जाती है। ठीक है, ये कैसे लगता है? इंट्रामस्कुलरली लगता है। क्योंकि जब बच्चा बर्थ लेता है तो उसकी इंटेस्टाइन जो है मैच्योर नहीं होती है और वो विटामिन के का फॉर्मेशन नहीं कर पाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है? ब्लीडिंग होने के चांस होते हैं। तो विटामिन के जो है IM इंजेक्शन लगाए जाते हैं 0.5 mg और 1 mg। ठीक है, ये हुआ अपना वारफेरिन
कंप्लीट। उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट एंटीडोट की। ठीक है, नेक्स्ट एंटीडोट है हमारा, वो है डिगोक्सिन। क्या है? डिगोक्सिन। अगर अपन डिगोक्सिन की बात करें तो डिगोक्सिन का एंटीडोट होता है डीजी बाइंड या डिगोफेब। डिगोफेब हो गया। और ये डिगोक्सिन के बारे में याद रखें, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एक डिजीज़ होती है जो कि अपन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में पढ़ते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि जो हार्ट है हमारा, वो जितना बॉडी को चाहिए, मीन्स जितना नीड होता है ब्लड को पंप करने की बॉडी को, उतना हार्ट जो है पंप नहीं कर पाता है, और उस वजह से जो है डिजीज़ होती है, उसका नाम क्या है? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। उसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो क्या होती है? डिगोक्सिन होती है। अब अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्यों ड्रग ऑफ चॉइस क्यों माना गया है। क्योंकि ये जो डिजीज़ है इसमें क्या होता है कि ये जो वेंट्रिकल्स हैं इनकी हाइपरट्रोफी हो जाती है। ठीक है, ये इनलार्ज हो जाते हैं और ये अच्छे से पंप नहीं कर पाते। तो इस ड्रग के 3 विशेषताएं होती है। पहली तो ये होती है कि ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट मीन्स हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, वो क्या कर देती है? बढ़ा देती है। जब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, ठीक है, ऑफकोर्स अगर हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन यहाँ से बढ़ेगा तो क्या होगा? कार्डिक आउटपुट क्या होगा? इंप्रूव होगा। कार्डिक आउटपुट क्या होगा? इंप्रूव होगा। ठीक है, तो जो भी सिम्टम्स है इस डिजीज़ के वो क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे सही होने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट बढ़ा रही, इसके लिए हम जो एक टर्म यूज़ करते हैं उसका नाम है आइनोट्रोपिक। तो ये क्या है? पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इन द फार्मेकोलॉजी, कि हमें पता होना चाहिए कि पहली कि ये ड्रग ऑफ चॉइस है किसमें? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। क्या करती है? हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाती है, मीन्स कार्डिक आउटपुट इंप्रूव होगा। इसका मतलब ये कैसी ड्रग है? पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ऑफ ड्रग है। ठीक है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग है। दूसरा ये ड्रग और क्या करती है, तो हमें पता होना चाहिए कि दूसरा ये क्या करती है कि जो हार्ट रेट है उसको क्या करती है? डिक्रीज़ करती है। ठीक है, हार्ट रेट को क्या करती है? डिक्रीज़ करती है। इसके अलावा ये तीसरा काम क्या करती है? कंडक्शन ऑफ हार्ट। ठीक है, हार्ट कंडक्शन को भी क्या करती है? डिक्रीज़ करती है। अब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में फ़ायदा कैसे है? देखिए, जो डिजीज़ है एक्चुअली में उस डिजीज़ में हो क्या रहा है कि ये जो वेंट्रिकल्स हैं, ये वेंट्रिकल अच्छे से क्या नहीं कर पा रहे हैं? कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे। तो अच्छे से कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को क्या कर दिया गया है? बढ़ा दिया गया है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देंगे तो क्या होगा? कार्डियक आउटपुट इंप्रूव होगा। अब क्या होता है, जब डिजीज़ के वेंट्रिकल अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं तो उसके रिस्पॉन्स में क्या होता है? कंपनसेशन में हार्ट रेट क्या हो जाती है? बहुत ही ज़्यादा क्या होती है? इंक्रीज़ होने लग जाती है। तो हमको क्या करना है? इस हार्ट रेट को डिक्रीज़ करना है। तो इसको हार्ट डिक्रीज़ करते हैं तो ये ड्रग क्या करती है? हार्ट रेट को डिक्रीज़ करती है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? अगर हार्ट रेट को डिक्रीज़ करती है तो इसे कहा जाता है नेगेटिव क्रोमोट्रोपिक ड्रग। ठीक है, अगर पॉजिटिव का मतलब है उसको बढ़ाएगी, नेगेटिव का मतलब कम करेगी। तो नेगेटिव क्रोमोट्रोपिक ड्रग है, मीन्स हार्ट रेट को डिक्रीज़ कर रही है। इसके अलावा क्या होता है कि जब वेंट्रिकल्स काम का हार्ट रेट बहुत तेज़ हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे नोड जो होता है, ऐसे नोड यहाँ से क्या आ रहे होंगे? कॉन्ट्रैक्शन बहुत फास्ट आ रहे होंगे, मीन्स जो कंडक्शन है बहुत फास्ट हो रहा होगा, इसीलिए इसके रिस्पॉन्स में वेंट्रिकल्स फास्ट क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, कंडक्शन फास्ट है। तो हमारा तीसरा जो पर्पस होता है इस ड्रग को देने का कि हार्ट की कंडीशन को हम क्या कर सकें? डिक्रीज़ कर सकें। इसके लिए टर्म यूज़ होती है नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक ड्रग। ठीक है, तो इसका मतलब है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। फार्मेकोलॉजी में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है कि पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि इसका एंटीडोट क्या है? डिजिबाइन डिगोफेब होता है। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है कि हार्ट जो है और बॉडी जो है, जितना बॉडी को ब्लड की अमाउंट रिक्वायर्ड है उतना हार्ट कंप नहीं कर पाता है, और इसकी वजह से क्या होता है? इसमें डिजीज कोज होती है, इसे हम कहते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इस ड्रग का फ़ायदा क्या होता है? ये ड्रग कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट को बढ़ाती है, इसका मतलब ये कैसी है? पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग है। हार्ट रेट को घटाती है, इसका मतलब ये कैसी है? नेगेटिव क्रोमोट्रोपिक ड्रग है। कंडक्शन को घटाती है, इसका मतलब नेगेटिव क्रोमोट्रोपिक ड्रग है। तो ये हमारी बात हुई किसके लिए? डिगोक्सिन के पर्पज़ के लिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, पढ़ के जाइएगा। ठीक है, इसके बाद में फर्दर अपन डिगोक्सिन के बारे में डिस्कस करते हैं कि कब किस कंडीशन के अंदर जो है इसको किस कंडीशन के अंदर जो है इसको अपन विथहोल्ड करते हैं। तो हमें याद रखना है विथहोल्ड डिगोक्सिन। ठीक है, तो हमें याद रखना है, इसके लिए हम क्या देखते हैं? हार्ट रेट जो है वो क्या की जाती है? असेस की जाती है या चेक की जाती है। ठीक है, हार्ट रेट अपन को पता है कि जो नॉर्मल अडल्ट होता है उसकी जो हार्ट रेट होती है ऑन एन एवरेज 60 to 100 के आसपास क्या होती है? बीट्स पर मिनट क्या होती है?
नॉर्मल होती है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि अगर 60 से नीचे चली जाए, किस केस में, अडल्ट में, तो हमें ये करना है, उस केस में हमें ये करना है डिगोक्सिन को विथहोल्ड कर देना है। इसके अलावा जो बच्चे हैं, चाइल्ड है, उसके अंदर अगर 70 से कम हो जाए तो हमें विथहोल्ड कर देना है, और अगर 90 से अगर कम हो जाए तो उस केस में हमें इन्फेंट जो है उसके अंदर क्या करना है, इसको विथहोल्ड करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन के आता है कि ड्रग को विथहोल्ड कब करना है। तो हमें पता होना चाहिए कि विथहोल्ड डिगोक्सिन, ठीक है, डिगोक्सिन को विथहोल्ड कब किया जाता है, जब ये हार्ट रेट हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा कि एक नर्स है जिसने जो वार्ड में ड्यूटी कर रही है, कार्डियो वार्ड में, वहाँ पे डिगोक्सिन चल रही है, और वहाँ पे जो है एक अडल्ट जो है वो क्या है, वहाँ पे एडमिट है, और उसकी हार्ट रेट जो है 60 से नीचे चली जाएगी। तो नर्स जो है क्या एंटिसिपेट करेगी कि डॉक्टर क्या करेगा, तो हमें पता है कि ड्रग को क्या करेगा, विथहोल्ड करेगा, ठीक है। तो ये बात थी अपनी डिगोक्सिन की। इसके बाद में आते हैं साइड इफ़ेक्ट ऑफ डिगोक्सिन, ठीक है। डिगोक्सिन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी जो है बात की जाती है कि डिगोक्सिन जैसे क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि एक साइड इफ़ेक्ट होता है अर्ली, ठीक है, और एक साइड इफ़ेक्ट होते हैं लेट, मतलब जो शुरुआत में देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत में हमें क्या देखने को मिलता है, जीआई सिम्टम्स, जीआई सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और जीआई सिम्टम्स में मेनली जो मोस्ट कॉमनली हमें देखने को मिलता है वो कौन सा देखने को मिलता है, एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया मीन्स लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट मीन्स पर्सन जो है उसको भूख लगना क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो ये बार बार पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि अर्ली साइड इफेक्ट क्या है डिगोक्सिन का, तो वो हमें याद रखना है एनोरेक्सिया है, जहाँ पे पर्सन को भूख लगना बंद हो जाती है। दूसरा पूछा जाता है कि लेट साइड इफेक्ट क्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो लेट साइड इफेक्ट होता है डिगोक्सिन का वो क्या होता है कि इसके अंदर जो है बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, कोई एक नहीं है। जैसे कि एक तो होता है डिप्लोपिया, डिप्लोपिया मीन्स डबल विजन जो है, जो पेशेंट है उसको डबल विजन होता है, दो डबल दिखाई देने लग जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है कि पर्सन की जो हार्ट रेट है वो अत्यधिक मात्रा में या बहुत ज़्यादा डिक्रीज होने लग जाती है, या फिर हम यह कह सकते हैं येलो हेलोज जो है देखने को मिलता है पर्सन को, ठीक है, येलो हेलोज लाइन देखने को मिलती है, या फिर अपन कह सकते हैं कि विजुअल डिस्टर्बेंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है कि अर्ली साइड इफेक्ट क्या है और लेट साइड इफेक्ट क्या है। तो अर्ली हमने देख लिया कि अर्ली जो होता है वो क्या होता है, जे सिम्टम्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। लेट के अंदर जनरली क्या होता है, विजुअल डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये अपनी थी क्या, डिगोक्सिन ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्डियोलॉजी के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, फार्माकोलॉजी के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, और एज ए एंटीडोट भी बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट ड्रग होती है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट एंटीडोट की। नेक्स्ट एंटीडोट है हमारा मॉर्फिन, ठीक है। मॉर्फिन, मॉर्फिन की अगर अपन बात करें तो मॉर्फिन जो होता है इसका एंटीडोट होता है नेलोक्सेन। कौन होता है एंटीडोट, नेलोक्सेन, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नेलोक्सेन, नेलोक्सेन इज द एंटीडोट होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। फार्मा में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा इसको साइकेट्री के अंदर जो है, जहाँ पे वहाँ पे भी जो है इस ड्रग को यूज़ किया जाता है। तो ये सब जगह क्या है, इंपॉर्टेंट ड्रग है। इसका जो साइड इफ़ेक्ट है मेनली वो क्या है, तो इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट होती है। क्या होती है, रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट होती है, रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट होती है। इसीलिए हमें जब ये ड्रग चल रही होती है तो नर्स का इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होती है कि वो रेस्पिरेशन जो है उसको असेस करती रहे, रेस्पिरेशन रेट को असेस करती रहे, ठीक है। ये नर्स का क्या होता है, इंपॉर्टेंट काम होता है, ठीक है। PNI मीन्स प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन या प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन, इसका क्या होता है, मतलब होता है। अब देखिए इसके अलावा क्वेश्चन ये आता है कि ये मॉर्फिन जो होती है वो किसके ड्रग ऑफ चॉइस है, तो हमारा ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ MI, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। बहुत ज़्यादा डाउट इसमें होता है कि MI में ऐसे कैसे हो सकती है, क्योंकि देखिए MI के अंदर क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है कि भाई ब्लड सप्लाई जो है पूरी तरह से जो हार्ट को सप्लाई करने वाली, अपन ऐसे समझ रहे हैं इसको नॉर्मली कि जो ब्लड सप्लाई है वो क्या होती है, डिक्रीज़ होने लग जाती है। जब ब्लड सप्लाई डिक्रीज़ होती है तो पहले स्केमिया होता है, मीन्स ब्लड सप्लाई रेस्ट्रिक्टेड है। फिर उसमें क्या होता है, स्केमिया के बाद में इन्फेक्शन होने लग जाता है। इन्फेक्शन कह दूँ या फिर मैं कह दूँ पहले नेक्रोसिस होता है, पिन पॉइंट नेक्रोसिस होने लग जाता है, सही इन्फेक्शन कहते हैं। अब जैसे ये मायोकार्डियम है, ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, मायोकार्डियम, ठीक है। मायोकार्डियम में जब ब्लड सप्लाई नहीं होगी और यहाँ की जो सेल्स है मरने लग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, लैक्टिक एसिड जमने लग जाता है। क्या होता है, लैक्टिक एसिड क्या होता है, एक्यूमुलेट होता है,
और लैक्टेस एक्यूमुलेट होगा तो क्या होगा, पर्सन को पेन होगा, पर्सन को पेन होगा तो वो क्या होगा, उसकी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो क्या हो जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। और इसके अलावा दूसरी बात, पर्सन को जब एंजाइटी होगी, जहाँ पर्सन को ऐसे लगने वाला है कि वो मरने वाला है, जिसे पर्सन को लगने लग जाए कि वो मरने वाला है, उसे कहा जाता है इम्पेंडिंग डूम। क्या कहा जाता है, इम्पेंडिंग डूम कहा जाता है। तो जब पर्सन को लगेगा कि वो मरने वाला है, एंजाइटी होगी, तो एंजाइटी के रिस्पॉन्स में रेस्पिरेटरी रेट और बढ़ेगी। ठीक है, इम्पेंडिंग डूम होगा तो पर्सन की रेस्पिरेटरी और बढ़ेगी। तो उस केस में क्या होता है कि हम क्या दे सकते हैं, एम आई, जब नहीं सॉरी, उस केस में हम क्या देंगे, ड्रग में क्या देंगे, जब अपन मोर्फिन देंगे, क्या देंगे, मोर्फिन। तो मोर्फिन सबसे पहले क्या करेगा, इस पेन को क्या कर देगा, बंद कर देगा। जब पेन कम हो जाएगा तो पर्सन की एंजाइटी कम हो जाएगी, पर्सन की एंजाइटी कम होगी तो रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाएगी, और पर्सन को जो फील हो रहा है ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और पर्सन के जो सिम्टम्स है वो क्या हो जाएंगे, रिलीव हो जाएंगे। सिम्टम्स क्या होंगे, साइन एंड सिम्टम्स रिलीव हो जाएंगे। इसीलिए जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है एमआई के केस में वो क्या होती है, मोर्फिन दी जाती है। मोर्फिन देने के बाद अपन क्या करते हैं, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते हैं। और नर्स जो है क्या है, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर सकती है क्या, तो नर्स ओनली ओनली अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो ही ऑक्सीजन दे सकती है। और अगर इमरजेंसी केस हो जाए तो उस केस में जो है उस केस में क्या हो सकता है, लो फ्लो रेट में, लो फ्लो रेट के अंदर क्या कर सकती है, ऑक्सीजन एडमिट कर सकती है और जाके क्या करेगी, डॉक्टर को बताएगी। ठीक है, तो ये अपन बात कर रहे हैं मोर्फिन की। मोर्फिन का कंसेप्ट बहुत ही आसान है। बार बार ये सब पूछते हैं कि ड्रग ऑफ चॉइस किसके अंदर होती है, एमआई के अंदर होती है। सबसे पहला काम यही होता है जो डॉक्टर करेगा, एमआई के अंदर मोर्फिन ही देगा। मोर्फिन क्या होता है, एक रेस्पिरेटरी डिफरेंस का साइड इफेक्ट ही काम आ जाता है। क्योंकि क्या होता है कि जब ये पेन को बंद कर देगा, ठीक है, पेन को क्या कर देगा, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा ओपियोड, मोर्फिन क्या होती है, ओपियोइड एनाल्जेसिक होती है। क्या होती है, ओपियोइड एनाल्जेसिक होती है। ठीक है, एनाल्जेसिक मीन्स जो पेन को कम करती है, ये ओपियोइड्स से बिलोंग करती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक होती है। तो ये करेगी, पेन को बिल्कुल बंद कर देगी। पेन जब नहीं होगा तो एंजाइटी नहीं होगी, इम्पेंडिंग डूम नहीं होगा, रेस्पिरेटरी रेट अपने आप क्या हो जाएगी, कम होने लग जाएगी। तो पर्सन के सिम्टम क्या होंगे, रिलीव होंगे। फिर हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन एडमिशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात थी अपनी मॉर्फिन के बारे में। मॉर्फिन के बाद में हम बात करते हैं मॉर्फिन जो है उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट ड्रग। नेक्स्ट ड्रग हमारी जो है वो कौन सी है, तो हमें याद रखना नेक्स्ट ड्रग हमारी है मैग्नीशियम सल्फेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। नेक्स्ट ड्रग है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट, अब देखो मैग्नीशियम सल्फेट कब दिया जाता है, तो हमें याद रखना ड्रग ऑफ चॉइस है मैग्नीशियम किस किस डिजीज़ के अंदर, तो ये है एक्लेम्सिया के अंदर। एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया क्या होता है, एक्लेम्सिया होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर उसको सीजर्स आ रहे हैं, ठीक है, सीजर्स आ रहे हैं, सीजर्स के साथ साथ में उसकी जो है ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ठीक है, प्रोटीन यूरिया भी देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जब देखने को मिलती है तो उस केस के अंदर क्या होता है, हम मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं। देखिए, सिर्फ सीजर्स नहीं कह रहा हूँ, सीजर्स के साथ ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, प्रोटीन यूरिया भी है, तो उस केस के अंदर हम क्या देते हैं, साथ में एडिमा भी मान सकते हैं कि एडिमा भी है, तो उस केस में हम क्या देते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं। सिर्फ एक्लेम्सिया कहेगा तो उसके लिए जो है अलग ड्रग ऑफ चॉइस होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट की। ड्रग ऑफ चॉइस किस में होती है, तो हमें याद रखना है ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसके अंदर, एक्लेम्सिया के अंदर। ये ड्रग ऑफ चॉइस है एक्लेम्सिया के अंदर। इसका जो एंटीडोट है वो क्या है, तो इसका एंटीडोट होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इज द एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, और ये एक्लेम्सिया की ड्रग ऑफ चॉइस होती है। इसकी जो नॉर्मल सीरम लेवल होता है वो कितना होता है, तो हमें याद रखना है 4 to 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, क्या पूछते हैं, एक तो नॉर्मल लेवल क्या होता है, दूसरा इसका एंटीडोट क्या होता है, और ये ड्रग ऑफ चॉइस किसके अंदर होती है। और ये अभी जो है नोट सेट 2022 के अंदर भी पूछा गया है क्वेश्चन कि मैग्नीशियम सल्फेट जो है किसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। अब बात करते हैं इसकी टॉक्सिसिटी के बारे में, देख लेते हैं कि ये इसकी जो टॉक्सिसिटी के बारे में क्या क्या पूछा जाता है। तो टॉक्सिसिटी ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, तो मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी में देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि सब में अलग अलग होता है कि भाई इसके अंदर देखिए टॉक्सिसिटी से पहले अपन देखते हैं इस ड्रग को देने से पहले 3-4 चीज़ें चेक की जाती है, जिसमें एक तो ये चेक किया जाता है रेस्पिरेटरी रेट, यूरिन आउटपुट, ठीक है, और डीप टेंडन रिफ्लेक्स, डीप टेंडन रिफ्लेक्स। ठीक है, पहले क्या करते हैं हम, इस ड्रग को देने से पहले इन 3 चीज़ों को चेक किया जाता है। ठीक है, और जब ये सब नॉर्मल होते हैं तब ये ड्रग दी जाती है। जब इसकी टॉक्सिसिटी होगी, ठीक है, जब ये इसकी टॉक्सिसिटी होगी तो क्या होगा कि ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, कम होने लग जाएगी। जैसे कि डीप रिफ्लेक्शन एब्सेंट होने लग जाएगा। एब्सेंट में सबसे पहले
कौन सा रिफ्लेक्स एब्सेंट होता है? तो देखिए सबसे पहला जो रिफ्लेक्स एब्सेंट होता है वो कौन सा होता है? नी जर्क रिफ्लेक्स। ठीक है, ये क्या होना है? एब्सेंट होने लग जाता है। यूरिन आउटपुट का क्या होता है? जो यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा? डिक्रीज होने लग जाएगा। रेस्पिरेटरी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो है पेशेंट में हमें देखने को मिलता है। तो मेनली इन तीन चीज़ों को चेक किया जाता है। तो हमें याद रखना है कि जब ड्रग देते हैं तो हमें क्या तीन चीज़ों को बातों में ध्यान रखना चाहिए, इनका याद रखना चाहिए। जब टॉक्सिसिटी होगी तो क्या होगा? सबसे पहले रेस्पिरेटरी रेट, यूरिन आउटपुट, डीप टेंडर रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे? कम होने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें देखने को मिलता है। अब तीनों अगर ऑप्शन में हो और एक प्रायोरिटी देनी हो तो हमें याद रखना है, हमें प्रायोरिटी इसको देनी है रेस्पिरेटरी रेट जो होती है इसको जो है फर्स्ट प्रायोरिटी जो है दी जाएगी। मीन्स नर्स जो है सबसे पहले रेस्पिरेटरी रेट ही चेक करेगी, क्योंकि इसको चेक करना सबसे ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, तो ये बात थी मैग्नीशियम सल्फेट की, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट एंटीडोट की। ठीक है, नेक्स्ट एंटीडोट है हमारा आयरन। सबसे पहले बात करते हैं आयरन। तो देखो आयरन के अंदर जो आयरन का एंटीडोट होता है वो कौन सा होता है? तो आयरन का एंटीडोट है डेफेरोक्सामाइन। क्या है? डीफेरोक्सामाइन। डीफेरोक्सामाइन दिया जाता है। डीफेरोक्सामाइन एंटीडोट होता है, और इसको लेने के बाद में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि यूरिन कलर क्या देखने को मिलेगा? तो हमें याद रखना है यूरिन कलर जो होता है वो कैसा होगा? रेड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर नर्स जो है वो किसी वार्ड में ड्यूटी कर रही है और देख रही है कि यूरिन कलर रेड आ रहा है, तो नर्स की क्या प्रायोरिटी होगी? तो कुछ नहीं होगी, ये क्या है? नॉर्मल है। तो वो क्या करेगी? डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग्स। ठीक है, जो भी फाइंडिंग्स है, वो जो भी फाइंडिंग आ रही है उसको अपने डॉक्यूमेंट में लिख देगी कि यूरिन जो है रेड कलर का है और ये क्या है? एकदम नॉर्मल है, स्वाभाविक है इस ड्रग को लेने के बाद में। ठीक है, इसके बाद में एक ड्रग और आती है, इसी के साथ देख लेते हैं, रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन जो ड्रग होती है वो क्या होती है? एक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है। इसकी वजह से भी क्या होता है? यूरिन कलर क्या होता है? चेंज होता है। और वो कैसा होता है उसकी अगर हम बात करें तो उस केस में यूरिन कलर जो होता है वो कैसा होता है? ऑरेंज कलर होता है, ऑरेंज कलर। अगर नर्स इसमें इस टाइम पे भी अगर चेक करेगी तो ये भी क्या है? नॉर्मल फाइंडिंग है। और वो क्या करेगी? डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, मीन्स उसको जो है डॉक्यूमेंट में लिख देगी। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिफाम्पिसिन में कौन सा कलर आ जाता है और डिफ्लोक्सामाइन लेने के बाद में कौन सा कलर आ जाता है। ये बेसिक क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में। उसके बाद अपन बात करते हैं इसके बाद में अपन बात करेंगे कि इसकी आइसोनाइजाइड जो ड्रग होती है ये भी क्या है? एक तरह के एंटी ट्यूमरकुलर ड्रग होती है। इसका जो एंटीडोट होता है वो कौन होता है? इसका एंटीडोट भी बार बार पूछा जाता है, और इसका एंटीडोट होता है विटामिन B6। विटामिन B6 का नाम क्या है? पायरिडोक्सिन इज द विटामिन B6 जो कि एंटीडोट होता है। और इसमें क्या होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि आइसोनाइजाइड की है टॉक्सिसिटी स्टार्ट हुई? तो टॉक्सिसिटी के अंदर सिम्टम में क्या देखने को मिलता है? टिंगलिंग सेंसेशन जो है हमें फील होने लग जाते हैं। क्या होने लग जाते हैं? टिंगलिंग सेंसेशन हमें फील होने लग जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है? विटामिन B6 साथ में दे जाता है। तो आप देखेंगे जब भी ये ड्रग चल रही होती है पेशेंट की, ये ड्रग जब भी चल रही होती है तो इसको दोनों को मिला के दिया जाता है, ताकि इसकी वजह से जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होने वाली है, ठीक है, ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी कोज करता है। ठीक है, पेरिफेरल नर्व्स जो होती है उनको डैमेज करता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए साथ में विटामिन B6 को दिया जाता है, ताकि इस चीज़ को वो क्या कर सके? काउंटर कर सके। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि आइसोनाइजाइड जो है उसका एंटीडोट क्या है? विटामिन B6, जिसे हम कहते हैं पायरिडोक्सिन। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं 12th नंबर की ड्रग जिसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन पर सबसे बड़ा क्वेश्चन यही पूछा जाता है, रिपीटेडली यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है वो क्या करता है? तो हमें याद रखना है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, किसके अंदर? प्रेगनेंसी में कभी भी नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं उसकी बात करते हैं। तो देखिए प्रेगनेंसी में क्यों नहीं देते हैं? सबसे कारण इसको नहीं देने का क्या है कि ये 8th क्रेनियल नर्व जो है उसको क्या करता है? डैमेज करता है। अगर अपन दे देंगे तो बच्चा क्या होगा? बहरा पैदा होगा, ड्वार्फ होगा बच्चा। इसलिए हम क्या करते हैं? इस ड्रग को नहीं देते हैं। ठीक है, तो पूछेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। क्यों होता है? क्योंकि 8th क्रेनियल नर्व को क्या करता है? डैमेज करता है। अब बात करते हैं इसके एंटीडोट की। तो इसका जो एंटीडोट होता है वो क्या होता है? तो इसका जो एंटीडोट होता है वो है क्या? EACA। ठीक है, EACA क्या है? एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड। ठीक है, ये क्या होता है? इसका एंटीडोट होता है इसका स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार पूछा जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनाइजाइड और आयरन, ये दोनों ये और ये तीनों क्या है? एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद अपन बात करते हैं
इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट एंटीडोट की। नेक्स्ट एंटीडोट है हमारे पास लीड पॉइजनिंग। लीड पॉइजनिंग, लीड पॉइजनिंग जो होती है उसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, तो इसमें हमें याद रखना है सिंपली डाइमर केप्रोल। डाइमर केप्रोल जो है हम उसमें यूज़ करते हैं BAC, ब्रिटिश एंटील्यूसाइड। ठीक है, ठीक है, तो हमें याद रखना है ये यूज़ किया जाता है डाइमर केप्रोल। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि कुछ ड्रग्स होती हैं जिनका क्या होता है एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट या एक्स्ट्रा सिम्टम्स जो है हमें देखने को मिलते हैं, जैसे मोस्टली हमें एंटी साइकोटिक ड्रग्स, जो एंटी साइकोटिक ड्रग्स होती हैं उनके अंदर हमें क्या ड्रग्स होती हैं उनमें क्या देखने को मिलता है एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। तो उसके काउंटर करने के लिए हमारे पास कौन सा एंटीडोट अवेलेबल है, तो उसके लिए हमारे पास अवेलेबल है डाइफेनहाइड्रामाइन, डाइफेनाइल हाइड्रामाइन। ठीक है, तो ये भी पूछ लिया जाता है, और ये एंटी साइकोटिक ड्रग जो है मैंने पढ़ा रखी है, उसमें आप देखें एक्स्ट्रा पिरामिडल कौन कौन से होते हैं, तो वहाँ पे इसको काउंटर करने के लिए डाइफेनहाइड्रामाइन ड्रग जो है दी जाती है। ठीक है, इसी तरह क्या होता है मशरूम टॉक्सिसिटी भी देखने को मिलती है। मशरूम टॉक्सिसिटी, तो मशरूम टॉक्सिसिटी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो याद रखिए मशरूम टॉक्सिसिटी के अंदर क्या होता है हमें एंटी कोलिनर्जिक ड्रग एट्रोपिन सल्फेट यूज़ किया जाता है। एट्रोपिन सल्फेट, एट्रोपिन सल्फेट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। ठीक है, तो ये किस टाइप की ड्रग होती है, तो हमें याद रखना है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग होती है। ठीक है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइजनिंग होती है मशरूम की वजह से वो क्या होती है, वो कोलिनर्जिक सिम्टम बढ़ाती है। कोलिनर्जिक सिम्टम्स जो है वो क्या करती है, बढ़ाती है। तो उसको काउंटर करने के लिए हम क्या देते हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग देते हैं, इसका नाम है क्या एट्रोपिन सल्फेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है ये, और हमें ये अच्छे से पता होना चाहिए एट्रोपिन सल्फेट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट ड्रग होती है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो ड्रग होती है वो कैसी ड्रग होती है, तो ये जनरली क्या करती है जो फीमेल होती है, ठीक है, फीमेल जो यूट्रस होता है, ठीक है, यूट्रस की जो मायोकार्डियम होती है उसका क्या करता है मायोकार्डियम, ठीक है, ये ड्रग से क्या होता है मायोकार्डियम का क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन होता है, मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो जो बेबी है वो क्या होता है डिलीवर हो जाता है। ठीक है, तो ये इसमें यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं इसका जो है एंटीडोट कौन सा होता है, तो इसका जो एंटीडोट है किसका ऑक्सीटोसिन का, उसका नाम क्या है एटोसिबेन। एटोसिबेन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट अपन को पता होना चाहिए इसका एंटीडोट क्या होता है एटोसिबेन। ऑक्सीटोसिन ड्रग जो है जनरली अपन OBG के अंदर अपन पढ़ेंगे, इसका अलग लेक्चर लेंगे कि ये क्या होती है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं 60 नंबर की ड्रग। ठीक है, अब हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड कब हो सकती है, जैसे कोई पर्सन जो है किसी कमरे के अंदर जो है जहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है, खिड़कियाँ दरवाजे सब बंद है, और वहाँ पे आग लग जाए। ठीक है, तो ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब पहले आग लग जाएगी और सब बंद है, बाहर जाने का रास्ता नहीं है, तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या होता है कार्बन ऑक्साइड बढ़ेगी, और पर्सन जब उसको इनहेल करेगा तो उससे क्या होगा कार्बन ऑक्साइड क्या होगी टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस केस में जिसका एंटीडोट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका एंटीडोट क्या होता है, इसका एंटीडोट होता है 100% ऑक्सीजन एडमिनिस्टर किया जाता है। 100% ऑक्सीजन एडमिनिस्टर किया जाता है, और इसे कहा जाता है हाइपर ऑक्सीजनेशन थेरेपी। हाइपर ऑक्सीजनेशन थेरेपी, तो हाइपर ऑक्सीजन थेरेपी जो इसको कहा जाता है। अब क्या होता है कि जब अपन इसको 100% थेरेपी देते हैं, है ना, तो उसमें क्या अगर बहुत ज़्यादा अगर ऑक्सीजन चली जाएगी तो उस केस में फिर हम अगर पर्सन जब धीरे धीरे सही होने लग जाता है तो इस ऑक्सीजन का अमाउंट जो है कंसंट्रेशन कम कर दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमें साइन देखने को मिलता है, ठीक है, साइन जो देखने को मिलता है कार्बन ऑक्साइड टॉक्सिसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार जो है पूछा जाता है कि भाई कार्बन ऑक्साइड टॉक्सिसिटी का साइन क्या है, तो वो क्या है चेरी चेरी कलर की क्या हो जाती है बकल कैविटी हो जाती है। बकल कैविटी जो है चेरी रेड कलर की देखने को हमें मिलती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। ये एंटीडोट जो है बर्न इंजरी में भी मैंने पढ़ा रखा है, वहाँ पे भी बताया था, यहाँ पे भी बताया कि 100% ऑक्सीजन जो है हमें एडमिशन करनी होती है। इसके बाद में नेक्स्ट ड्रग होती है जिसका नाम है साइनाइड। साइनाइड ड्रग जो है अपन ने देखी है बहुत ज़्यादा फिल्मों में जहाँ यूज़ किया जाता है, जहाँ वो कुछ ही सेकंड्स के अंदर पर्सन जो है मर जाते हैं। तो इसका जो एंटीडोट होता है वो क्या होता है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होता है नाइट्रस ऑक्साइड या फिर मैं क्या कह सकता हूँ अमाइल नाइट्रेट।
अमाइल नाइट्रेट। ठीक है, ये इसका एंटीडोट है, सिर्फ लर्न करना है, ये इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। इसके बाद में जो अपन सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ने वाले हैं वो है अपना कौन सा, हाइपर कैलेमिया। बार बार पूछा जाता है और हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा कि अगर किसी पेशेंट को हाइपर कैलेमिया की कंडीशन है, हाइपर कैलेमिया, ठीक है, अब क्या होता है, जिस पर्सन के हाइपर कैलेमिया मीन्स पोटेशियम की मात्रा ब्लड में ज़्यादा है, तो वो क्यों मरता है, क्योंकि उसे क्या आ जाता है, सीरम लेवल अगर बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, उसको कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, तो हमेशा जो है ये लेवल जो है नॉर्मल होना चाहिए, नहीं तो क्या हो सकता है, कार्डिक अरेस्ट हो सकता है और पर्सन क्या हो जाएगा, वहीं पे मर जाएगा। तो इसका जो एंटीडोट होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। बट अपन याद रखेंगे, एक तो होता है इंसुलिन प्लस डेक्सट्रोज। ठीक है, इंसुलिन के साथ डेक्सट्रोज जो है दिया जाता है। ऐसा क्यों देते हैं, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन क्या करता है कि ब्लड जो है हमारा, ये जो ब्लड है इसमें प्रेजेंट कौन, पोटेशियम, फोस्फेट, मैग्नीशियम और ग्लूकोज, ठीक है, इन सब को क्या करता है, इन सब को इंसुलिन जो है किस में डालेगा, सेल में डाल देगा। ठीक है, अब क्या होता है, जब अपन इंसुलिन देंगे तो वो पोटेशियम, फोस्फेट, मैग्नीशियम के साथ में ग्लूकोज को भी डाल रहा है। तो अगर अपन इंसुलिन देंगे तो अचानक से क्या हो सकता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। उसको काउंटर करने के लिए साथ में क्या दिया जाता है, उसको काउंटर करने के लिए साथ में क्या दिया जाता है, डेक्स्ट्रो दिया जाता है, ताकि अचानक से ब्लड ग्लूकोज लेवल कम ना हो, पर्सन को अपन जो है हाइपोग्लाइसीमिया से क्या कर सकें, प्रिवेंट कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखा कि हाइपर कैलेमिया के लिए हम जो देते हैं वो क्या देते हैं, इंसुलिन प्लस डेक्सट्रोज। इंसुलिन प्लस डेक्सट्रोज क्यों देते हैं, उसका रीज़न यहाँ पे लिखा है, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, पोटेशियम, फोस्फेट, मैग्नीशियम और ग्लूकोज इन चारों को सेल में डाल देता है, जिससे इसकी टॉक्सिसिटी कम हो जाएगी। बट साथ में क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाएगा, तो इसको कंपनसेट करने के लिए साथ में डेक्सट्रो दिया जा सकता है। तो एक एंटीडोट ये होता है। इसके अलावा एक एंटीडोट और होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कैक्सिलेट। कैक्सिलेट ये क्या होता है, एक टाइप का एनीमा होता है। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, सोडियम पॉलीस्टाइरिन, सोडियम पॉलीस्टाइरिन सल्फोनेट, सल्फोनेट। ठीक है, जनरली एनीमा भी दे सकते हैं, ओरली भी दे सकते हैं, जनरली एनीमा दिया जाता है। ठीक है, क्या होता है इसमें, सोडियम पॉलीस्टाइरिन सल्फोनेट ये दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी ऑप्शन है, जैसे कि हमारे पास ऑप्शन होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट और एक ऑप्शन हमारे पास होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि चारों ऑप्शन में हो और आपको सिर्फ एक चुनना हो, तो आप कौन सा चुनेंगे, तो आप याद रखें कैल्शियम ग्लूकोनेट को चुनेंगे। क्यों, क्योंकि जो हाइपर कैलेमिया उसका जो मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, मतलब रिस्क क्या देखने मिल सकती है, पर्सन की डेथ हो सकती है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। क्यों, क्योंकि जब पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा, कार्डियक अरेस्ट का मतलब ही क्या है, कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है कि हार्ट जो है उसने क्या कर दिया है, पंप करना बंद कर दिया है, पंप ही नहीं कर रहा है। जब पंप नहीं करेगा तो पर्सन क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो उस केस में क्या होता है कि अगर अपन कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं तो कैल्शियम का अमाउंट जो है सेल में बढ़ेगा, सेल का बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, कॉन्ट्रैक्शन कराएगा तो क्या होगा, पर्सन सर्वाइव करेगा मीन्स जान जो है उसकी बच जाएगी। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है। इसके बाद में अपन जो है इंसुलिन डेक्सट्रोज है, कैक्सिलेट है और सोडियम बाइकार्बोनेट। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो ये याद रखें, अगर चारों ऑप्शन में एक को चुनना हो तो क्या चुनेंगे, किसको चुनेंगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट को चुनेंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी चार पांच इसका अपन फटाफट देख लेते हैं, फिर इस लेक्चर को यहीं पे क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। ठीक है, 19th है हमारे पास और वो होता है कौन सा, मिथोट्रिक्सेट, मिथोट्रिक्सेट। ठीक है, तो मिथोट्रिक्सेट जो होता है इसका जो एंटीडोट है वो क्या है, इसका एंटीडोट है फोलिनिक एसिड। क्या है, फोलिनिक एसिड। बस याद रखना है, क्वेश्चन एक दो बार आ रखे हैं पर बार बार नहीं आए। ठीक है, फोलिनिक एसिड होता है। ड्रग ऑफ चॉइस में देखेंगे कि मिथोट्रिक्सेट जो है किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। इसके अलावा कॉपर का अगर एंटीडोट, कॉपर का एंटीडोट अगर हमसे पूछे तो हमें पता होना चाहिए कॉपर का एंटीडोट क्या होता है, तो वो होता है डी पेनिसिलिनामाइन, डी पेनिसिलिनामाइन। ठीक है, ये इसका क्या होता है, एंटीडोट होता है। इसके अलावा 21वें नंबर पे अपन बात करेंगे कि अगर एल्कोहल टॉक्सिसिटी, सबसे इंपॉर्टेंट एल्कोहल टॉक्सिसिटी, अगर कोई पर्सन जो है उसके एल्कोहल अगर ज़्यादा हो गई है और जो जो उसमें ज़्यादा पी ली तो वो क्या कर सकता है, तो उस केस में जो है हमारे पास एंटीडोट होता है फोमी पिजोल। ठीक है, फोमी पिजोल। एक सेम टू सेम ऐसा एक और होता है, इसका नाम होता है
फ्लूमाजेनिल, ठीक है, फ्लूमाजेनिल। तो ये किसका एंटीडोट होता है? तो ये याद रखें, ये एंटीडोट होता है किसका? ये होता है बेंजोडाइजिपाइन का, बीजेपी का, बेंजोडाइजिपाइंस, बेंजोडाइजिपाइंस। अब इन दोनों में अगर एक साथ ऑप्शन में दिख जाता है तो कन्फ्यूजन करता है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, एक इलाज है क्या, कि देखिए अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल, अल्कोहल ये स्पेलिंग ये होती है, और फोमिपिजोल में भी ओल आता है, मीन्स ओल से ओल मिल रहा है, मीन्स ये क्या है, अल्कोहल का है। और फ्लोमाजेनिल जो है वो किसका है, बेंजोडाइजिपाइन का है, ठीक है। तो ये दोनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है कि इनमें से बताइए कि इसका क्या है और इसका क्या है। उसके बाद में आता है एस्पिरिन टॉक्सिटी। एस्पिरिन टॉक्सिटी, एस्पिरिन ड्रग क्या होती है, एनासिड्स होती है, जो कि उसके डोज के हिसाब से डिपेंड करता है कि वो एनाल्जेसिक है, ठीक है, या फिर ब्लड थिनर है, खून को पतला करने की दवाई की तरह काम आएगा, ठीक है, या फिर एनाल्जेसिक है, इन दोनों में काम आती है, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए, ये सब जो है डोज डिपेंडेंट होता है, इसकी डोज पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसका एंटीडोट क्या होगा? तो इसका जो एंटीडोट होता है वो थोड़ा अलग यूनिक ही होता है, जैसे कि हम देख सकते हैं इसका एंटीडोट होता है एन एसिटाइल सिस्टीन प्लस अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये होता है, बस आपको याद रखना है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो अपन हॉस्पिटल में भी देखते हैं, जहाँ स्नैक बाइट के केस आते हैं, ठीक है, स्नैक बाइट के केस आते हैं, तो स्नैक बाइट के केस के अंदर हम कौन सा एंटीडोट यूज़ करते हैं? तो स्नैक बाइट में हम यूज़ करते हैं स्नैक एंटीविनोम, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्या है, अ, हमारे पास क्या है, एंटीडोट्स हैं। अब देखिए इसके अंदर कहाँ कहाँ कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट एल्कोहल टॉक्सिसिटी और फ्लूमाजेनिल, इनसे पूछ रखा है। इसके अलावा एस्पिरिन के बारे में बार बार पूछते हैं। इसके अलावा स्नैक बाइट में स्नैक एंटीविनो, इसमें आप ऐसे ही इसको जो है कवर कर लेंगे, इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है हाइपर कैलेमिया, इससे बार बार क्वेश्चन पूछते हैं। ये नर्सिंग फाउंडेशन में भी आता है, एमएसएन में भी आता है, फार्मा में भी आता है, ठीक है। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड की टॉक्सिसिटी, जहाँ पे हमें ये पूछा जाता है, इसके साइन इंपॉर्टेंट, चेरी कलर बकल कैविटी हमें देखने को मिलती है। उसके बाद में ऑक्सीटोसिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मशरूम टॉक्सिसिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोलिनर्जिक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का बताता है, तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए। इसके बाद में पूछा जाता है स्टेप्टोमाइसिन, इंपॉर्टेंट है कि स्टेप्टोमाइसिन जो है प्रेगनेंसी में क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि ये एट क्रेनियल नर्व जो है इसको डैमेज करता है। इसके अलावा इसका एंटीडोट कौन होता है? एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड होता है। इसके बाद में आइसोनाइजर से पूछा जाता है कि भाई क्यों देते हैं, क्योंकि ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी कोज करता है, इसलिए साथ में विटामिन B6 को दिया जाता है जो उससे प्रिवेंट करेगा। इसके अलावा रिफॉर्मसिन किस टाइप का यूरिन देखने को मिलता है? तो यूरिन ऑरेंज कलर का देखने को मिलता है। आयरन का एंटीडोट क्या है? डिफेरेक्सोमाइन, बार बार पूछा जाता है, और ये इसमें यूरिन कलर कैसा आएगा? रेड है, जो कि क्या है, नॉर्मल फाइंडिंग है। इसके बाद में पूछा जाता है मैग्नीशियम सल्फेट, जो अपन ने देख लिया कि एक्लेम्सिया में देखा जाता है, नोट सेट 2022 में भी पूछा गया था। और इसका एंटीडोट कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और टॉक्सिसिटी में सबसे पहले हम क्या देखते हैं? रेस्पिरेटरी रेट, यूरिन आउटपुट और डीप टेंडर रिफ्लेक्सेस। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट में मॉर्फिन में हम देखा कि ये नेलोक्सिन इसका एंटीडोट होता है और इसका साइड इफेक्ट है। एंड ड्रग ऑफ चॉइस एमआई में क्यों होता है, इसके 3 कारण हमने देखा क्यों कारण होता है। और इसके बाद में ये इंपॉर्टेंट है ड्रग। इसके बाद में डिगोक्सिन, डिगोक्सिन से हमेशा हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो हमें पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि ये पूछा जाता है, ठीक है, कि ये नेगेटिव क्रोमोट्रोपिक है। ऑप्शन दे दी जाएंगे, नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। इन ड्रग को विथ होल्ड कब किया जाता है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अर्ली साइड इफेक्ट एनोरेक्सिया होता है, लेट में विजुअल डिस्टर्बेंस होते हैं, ये बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये जरूर पढ़ के जाएं एक बार। इसके बाद में पेरिन और वारफेरिन के बारे में बस ये पूछते हैं कि विटामिन के और इसमें प्रोटामाइन सल्फेट, ये सबसे फेमस क्वेश्चन है जो बार बार पूछते हैं हर एग्जाम में, ठीक है। इसके लिए कौन सा डायग्नोसिस कराते हैं? तो इसमें एपीटीटी कराया जाता है और इसमें पीटीआईएनआर कराया जाता है, नॉर्मल वैल्यू पूछ लेते हैं। इसके बाद में हमारे पास है फोटो कीमोथेरेपी, जो कि कभी कभार पूछ लिया जाता है कि कौन सी डिजीज़ में यूज़ की जाती है, तो सोरियासिस में हम इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रे बेबी सिंड्रोम है, कौन सी ड्रग से रिलेटेड है, तो हमें पता होना चाहिए कि ग्रे बेबी सिंड्रोम क्लोराम्फेनिकोल की वजह से होता है। इस बार भी ये 2022 में क्वेश्चन आया था जहाँ पे इसका साइड इफेक्ट पूछा गया था,
ठीक है। एग्जैक्टली तो याद नहीं, पर हाँ कुछ इस टाइप के पूछा गया था कि साइड इफेक्ट क्या होता है। ठीक है। इसके अलावा फोटोथेरेपी के अंदर जो है ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम हमें देखने को मिलता है, जो कि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के अंदर ये ट्रीटमेंट कराया जाता है। उसके बाद में हमारे पास है पैरासीटामोल, जिसका एंटीडोट हमने देख लिया है। ठीक है। तो इसी के साथ जो है हमारा एंटीडोट जो है कंप्लीट होते हैं। एक बार जो है आप एग्ज़ाम से पहले इसको पढ़ के जाएं, एक ना एक क्वेश्चन तो इसमें से आएगा ही आएगा, और अगर एंटीडोट में नहीं आया तो वो फार्मा या फिर नर्सिंग फाउंडेशन में क्या हो जाएगा, अपने काम आ सकता है। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।